हेलो गाइस, वेलकम टू अवर परचम आईएएस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस चैप्टर 18। जो हमारा चैप्टर 18 है वो क्या है? अपशिष्ट जल की कहानी। आज हम जानेंगे कि अपशिष्ट जल की कहानी क्या होती है। हम सभी अपने घरों में जल का उपयोग करते हैं और उसे गंदा या दूषित करते हैं। दूषित, क्या आपको आश्चर्य हुआ? झाग से भरपूर तेल से मिश्रित काले भूरे रंग का जल जो सिंक, शौचालय, लॉन्ड्री आदि से नालियों में जाता है वह अपशिष्ट जल कहलाता है। जैसे जो जल होता है जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में हम लाते हैं वो क्या होता है? हमारा अपशिष्ट जल होता है। इस प्रकार के कार्यों में प्रयुक्त जल को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हमें ऐसे जल से दूषित पदार्थों को हटाकर उसे स्वच्छ बना लेना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि अपशिष्ट जल कहाँ जाता है और इसका क्या होता है? आज हम जानेंगे कि अपशिष्ट जल का क्या होता है। जल हमारी जीवन रेखा। जल जो है क्या हमारी एक जीवन रेखा है। स्वच्छ जल मानव की मूलभूत आवश्यकता है। आइए हम स्वच्छ जल के विभिन्न उपयोगों पर विचार करते हैं। हम देखेंगे कि स्वच्छ जल के कौन कौन से उपयोग है। क्रियाकलाप 18.1 वृत्ताकार खाली स्थानों में स्वच्छ जल के उपयोग लिखिए। हमने स्वच्छ जल के उपयोग का एक उदाहरण दिया है। आप इसमें और भी उपयोग जोड़ सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, स्वच्छ जल के उपयोग पेयजल के लिए, फिर हम यहाँ पर कपड़े धोने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए और भी कई सारे उपयोग है जो हमारे जल के जिससे हम करते हैं। दुर्भाग्य से उपयोग के लिए उपयुक्त स्वच्छ जल सभी को उपलब्ध नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 अरब से अधिक व्यक्ति को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। इसके कारण विश्व की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग जल संबंधित रोगों से पीड़ित रहता है और मृत्यु का ग्रास हो जाता है। जैसा कि आपने अध्याय 16 में पढ़ा था, कई क्षेत्रों में महिलाएं, बालिकाएं को स्वच्छ जल लाने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। क्या यह मानव की गरिमा के लिए गंभीर समस्या नहीं है? आपने अध्याय 16 में जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण, औद्योगिक विकास, कुप्रबंधन और अन्य कारकों के कारण अलवण ताजे जल की आपूर्ति में बढ़ती कमी के बारे में पढ़ा था। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए विश्व जल दिवस, जो हमारा जल दिवस है, कब मनाया जाता है? 22 मार्च 1905 को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने 2005 से लेकर 2015 की अवधि को जीवन के लिए जल पर कार्य करने की अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया है। इस दशक में किए जाने वाले सभी प्रयासों का उन व्यक्तियों की संख्या को घटाकर आधा करना है जिन्हें सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। जल की सफाई करने के प्रक्रम में जल में स्रोतों में प्रवेश अथवा उसके पुनः उपयोग से पहले उसमें प्रदूषकों को अलग करना सम्मिलित है। अपशिष्ट जल के उपचार का यह प्रक्रम सामान्य रूप से वाहित मल उपचार कहलाता है। यह अनेक चरणों में संपन्न होता है। वाहित मल क्या है? आज हम जानेंगे 18.2 में कि वाहित मल क्या होता है। वाहित मल घरों, उद्योगों, अस्पतालों, कार्यालयों और अन्य उपयोग के बाद प्रवाहित किए जाने वाले अपशिष्ट जल होता है। इसमें वर्षा जल भी सम्मिलित है जो तेज वर्षा के समय गलियों में बहता है। सड़कों और छतों से बहकर आने वाला वर्षा जल अपने साथ हानिकारक पदार्थों को ले आता है। वाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट होता है। इसमें अधिकांश जल होता है जिसमें घुले हुए निलंबित अपद्रव्य होते हैं। ये अपद्रव्य संदूषक कहलाते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्रियाकलाप 18.2। अपने घर के आसपास, विद्यालय, सड़क पर किसी खुली नाली को देखिए। उसमें बहने वाला वाहित जल का निरीक्षण कीजिए। वाहित जल के रंग, गंध और किसी अन्य अवलोकन को नोट कीजिए। अपने मित्रों, शिक्षक से इस पर चर्चा कीजिए और इस प्रकार प्राप्त जानकारी को सारणी में सूचीबद्ध कीजिए। अब हम जानते हैं कि वाहित मल एक जटिल मिश्रण होता है जिसमें निलंबित ठोस, कार्बनिक, अकार्बनिक अशुद्धियां, पोषक तत्व, मृत जीवी और रोगवाहक जीवाणु और अन्य सूक्ष्मजीव होते हैं। इन अशुद्धियों के कुछ सामान्य उदाहरण इस प्रकार है। अब हम देख सकते हैं कि कौन कौन से इनके सामान्य उदाहरण है। कार्बनिक अशुद्धियां, मानव मल, जैविक अपशिष्ट पदार्थ, तेल, यूरिया, मूत्र, पीड़कनाशी, शाकनाशी, फल और सब्जी का कचरा आदि। ये क्या है? कार्बनिक अशुद्धियां हैं। अकार्बनिक अशुद्धियां क्या होती है? नाइट्रेट, फास्फेट, धातुएं, पोषक तत्व, फास्फोरस,
और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। जीवाणु, कैसे जीवाणु होते हैं? हैजा और टाइफाइड आदि रोग उत्पन्न करने वाले। सूक्ष्म जीव, पेचिस आदि रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव इसमें उपस्थित होते हैं। अब हम देखते हैं 18.3 जल शोधन एक घटनापूर्ण यात्रा है। घरों तथा सार्वजनिक भवनों को स्वच्छ जल की आपूर्ति सामान्य पाइपों के एक जाल द्वारा की है जाती है और पाइपों के एक अन्य जाल द्वारा उपयोग किए जा चुके जल को ले जाया जाता है। कल्पना कीजिए यदि हम भूमि के अंदर देख सकते तो इसमें हमें बड़े और छोटे पाइपों का एक जाल दिखाई देगा। जिसे क्या कहते हैं? सीवर कहते हैं, जो मिलकर मल विसर्जन की व्यवस्था करता है। यह एक परिवहन तंत्र की तरह है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं संदूषक सर्वेक्षण। हमको यहाँ पर संदूषण सर्वेक्षण में क्या दिख रहा है? कूड़ा करकट मलिन जल, रसोई मतलब वाहित मल का प्रकार, उत्पत्ति स्थल, संदूषक पदार्थ और कोई अन्य टिप्पणी हम यहाँ पर दे सकते हैं। दुर्गंध युक्त अपशिष्ट, शौचालय, व्यावसायिक अपशिष्ट, औद्योगिक और व्यावसायिक संस्थान। अब हम आगे देखते हैं जो वाहित मल को उसके उद्गम स्थल से उसके निपटान के स्थान तक अर्थात उपचार संयंत्र तक ले जाता है। मल व्यवस्था में मेनहोल सामान्यतः प्रति 50 एम से 60 एम की दूरी पर 2 अथवा अधिक शिविरों के संधि स्थल पर अथवा उन स्थानों पर अधिक होते हैं जहां दिशा में परिवर्तन होता है। अब हम देखते हैं क्रियाकलाप 18.3 अपने घर, विद्यालय अथवा किसी सार्वजनिक भवन से वाहित मल के पथ का अध्ययन करें। निम्नलिखित कार्य करें। वाहित मल के पथ का रेखा चित्र बनाइए। गली, सड़क अथवा परिसर में घूमकर उनका सर्वेक्षण करें और मेन होलों की संख्या मालूम करें। किसी खुली नाली के साथ साथ चलें और देखें कि वह कहाँ जाकर समाप्त होती है और उसके इर्द गिर्द और उसके जल में कौन से सजीव जीव पनप रहे हैं। यदि आपके घर के आसपास मल जल निकास व्यवस्था तंत्र न हो तो यह मालूम कीजिए कि वाहित मल का निपटान प्रबंधन कैसे होता है। प्रदूषित जल का उपचार। अब हम देखेंगे प्रदूषित जल का उपचार कैसे होता है। क्रियाकलाप 18.4 से आपको उन प्रक्रमों को समझने में आसानी होगी जो वाहित जल उपचार संयंत्र में संपादित होते हैं। क्रियाकलाप 18.4 इस क्रियाकलाप को करने के लिए अपने सहपाठियों को समूह में विभाजित कर ले। प्रत्येक चरण में प्रेक्षणों को रिकॉर्ड कीजिए। अब सबसे पहले देखेंगे हम कांच की किसी बड़ी जार को 3/4 भाग पानी से भर लीजिए। इसमें कुछ घास के तिनके अथवा संतरे के छिलके जैसे कार्बनिक अपशिष्ट, थोड़ी मात्रा में अपमार्जक और स्याही अथवा किसी रंग की कुछ बूंदें मिला दें। जार में ढक्कन लगाकर उसे अच्छी तरह हिलाएं और मिश्रण को 2 दिन तक धूप में रखा रहने दें। 2 दिन बाद मिश्रण को फिर से हिलाएं और इसकी अल्प मात्रा नमूने के तौर पर किसी परख नली में डालें। इस परख नली में उपचार से पहले नमूना 1 की चीट लगाकर इसे नामांकित करें। मिश्रण की गंध कैसी है? अब आप मिश्रण की गंध को देखें कि मिश्रण की गंध कैसी है। कांच की जार में शेष बचे मिश्रण में जल जीवशाला एक्वेरियम के वातित्र से कई घंटों तक वायु के बुलबुले गुजारें। वातित्र को रात भर जुड़ा रहने दीजिए ताकि मिश्रण का कुछ घंटों तक वातन हो सके। यदि आपके पास वातित्र नहीं है तो यांत्रिक विलोडक अथवा मिक्सर का उपयोग करिए। आपको इसे अनेक बार विलोडित करना पड़ सकता है। अगले दिन जब वातन प्रक्रम कुछ घंटों तक हो जाए तो किसी अन्य परख नली में दूसरा नमूना डाल दीजिए। इसे वातन के बाद नमूना 2 के रूप में नामांकित कीजिए। फिल्टर पत्र के एक टुकड़े को मोड़कर शंक्वाकार बना लीजिए। अब फिल्टर पत्र को स्वच्छ पानी से गीला कर लीजिए और फिर शंकु को कीप में लगा दीजिए। कीप को किसी स्टैंड पर लगाइए। कीप में पहले बालू, उसके ऊपर महीन बजरी और अंत में मध्यम साइज की बजरी की परतें बिछाइए। वास्तविक फिल्टर संयंत्र फिल्टर पत्र का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन बालू के फिल्टर की मोटाई कई मीटर होती है। बचे हुए वातित द्रव को फिल्टर करके बीकरों में भर दीजिए। द्रव को फिल्टर से बाहर गिरने मत दीजिए। यदि फिल्टर किया हुआ द्रव स्वच्छ न हो तो इसे तब तक फिल्टर करते रहिए जब तक कि आपको स्वच्छ जल नहीं मिल जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं फिल्टर जल के नमूने को। यहाँ पर क्या हमारा एक ये बीकर दे रखा है, इसमें हम क्या देख रहे हैं? वातित द्रव्य को फिल्टर करने का प्रक्रम है। ये फिल्टर जल के नमूने को तीसरी परख नली में डालिए और इसे फिल्टरित जल नमूना
3 के रूप में नामांकित कीजिए। चौथी परख नली में फिल्टरित जल का एक अन्य नमूना लीजिए। इसमें क्लोरीन की गोली का एक टुकड़ा मिलाइए। इसे अच्छी तरह से मिलाइए जब तक कि जल स्वच्छ न हो जाए। परख नली को क्लोरीनीकृत नमूना 4 के नाम से नामांकित कीजिए। सभी परख नलियों के नमूनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए। इन्हें चखिए मत, केवल उनकी गंध सूंघिए। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वातन के बाद द्रव्य के रंग रूप में आपको क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं? क्या वातन से द्रव्य की गंध बदल जाती है? बालू के फिल्टर द्वारा किस प्रकार अशुद्धियां दूर हो गई थी? क्या क्लोरीन से दूषित जल का रंग लुप्त हो गया था? क्या क्लोरीन की अपनी कोई गंध होती है? क्या यह अपशिष्ट जल की गंध से अधिक अरुचिकर होती है? अब हम देखेंगे 18.4 अपशिष्ट जल का उपचार या संयंत्र। अपशिष्ट जल के उपचार में भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रम शामिल होते हैं जो जल को संदूषित करने वाले भौतिक, रासायनिक, जैविक द्रव्यों को पृथक करने में सहायता करते हैं। सबसे फर्स्ट देखते हैं हम। सर्वप्रथम अपशिष्ट जल को ऊर्ध्वाधर लगी छड़ों से बने सालाका छन्ने बार स्क्रीन से गुजारा जाता है। इससे अपशिष्ट जल में उपस्थित कपड़ों के टुकड़े, डंडियां, डिब्बे, प्लास्टिक के पैकेट, नैपकिन आदि जैसे बड़े साइज के संदूषक अलग हो जाते हैं। ये क्या हमको क्या दिखाई दे रहा है? सलाका छन्ने। ये सलाका छन्ने का चित्र दिखाई दे रहा है। नंबर 2, अब वाहित अपशिष्ट जल को ग्रिट और बालू अलग करने की टंकी में ले जाया जाता है। इस टंकी में अपशिष्ट जल को कम प्रवाह से छोड़ा जाता है, जिसमें उसमें उपस्थित बालू, ग्रिट और कंकड़ पत्थर उसकी पेंदी में बैठ जाते हैं। ये क्या है? हमारा ग्रिट और बालू अलग करने की टंकी है ये। अब हम आगे देखते हैं नंबर 3। फिर जल को एक ऐसी बड़ी टंकी में ले जाया जाता है जिसका पेंदा मध्य भाग की ओर ढलान वाला हो। जल को इस टंकी में कई घंटों तक रखा जाता है, जिससे मल जैसे ठोस उसकी तली के मध्य भाग में बैठ जाते हैं। इन अशुद्धियों को खुरच कर बाहर निकाल दिया जाता है। यह आपंक स्लज होता है। अपशिष्ट जल में तैरने वाले तेल और ग्रीस जैसी अशुद्धियों को हटाने के लिए अपमत्रित स्कीमर का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार साफ किया गया जल निर्मलीकृत जल कहलाता है। हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारा क्या है? जल अपमत्रित करते हैं। यहाँ पर आपंक को एक पृथक टंकी में स्थानांतरित किया जाता है जहां यह अवयवी जीवाणुओं द्वारा अपघटित हो जाता है। इस प्रक्रम में उत्पन्न होने वाली बायोगैस, जैवगैस का उपयोग ईंधन के रूप में अथवा विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। नंबर 4, निर्मलीकृत जल में पंप वायु को गुजारा जाता है, जिससे उसमें वायवी जीवाणु की वृद्धि होती है। ये जीवाणु निर्मलीकृत जल में अब भी बचे हुए मानव अपशिष्ट पदार्थों, खाद्य अपशिष्ट, साबुनों और अन्य अवांछित पदार्थों का उपभोग कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कई घंटों के पश्चात जल में निलंबित सूक्ष्मजीव टंकी के पेंदी में सक्रिय आपंक के रूप में बैठ जाते हैं। अब शीर्ष भाग से जल को निकाल दिया जाता है। सक्रिय आपंक लगभग 97% जल है। जल को बालू बिछाकर बनाए शुष्कन तलों अथवा मशीनों द्वारा हटा दिया जाता है। शुष्क आपंक का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है, जिससे कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व पुनः मृदा में वापस चले जाते हैं। उपचारित जल में अल्प मात्रा में कार्बनिक पदार्थ और निलंबित तत्व होते हैं। इसे समुद्र, नदी अथवा भूमि विसर्जित कर दिया जाता है। प्राकृतिक प्रक्रम इसे और अधिक स्वच्छ कर देते हैं। कभी कभी जल को वितरण तंत्र में निर्मुक्त करने से पहले उसे क्लोरीन अथवा ओजोन जैसे रसायनों से रोगाणु रहित कर लेना आवश्यक होता है। नदी में जल प्राकृतिक रूप से उन्हीं प्रक्रमों द्वारा स्वच्छ हो जाता है जो वाहित जल उपचार संयंत्र में अपनाए जाने वाले प्रक्रमों जैसे ही होती है। क्या आप जानते हैं, यह सुझाव दिया गया है कि हमें वाहित मल संयंत्रों के चारों ओर यूकेलिप्टस के वृक्ष लगाने चाहिए। ये वृक्ष समस्त अतिरिक्त अपशिष्ट जल को अवशोषित कर लेते हैं और वायुमंडल में शुद्ध जल वाष्प को निर्मुक्त कर देते हैं।
जागरूक नागरिक बने। अपशिष्ट पदार्थों की उत्पत्ति मानव के प्राकृतिक एवं सामाजिक क्रियाकलापों का परिणाम है, परंतु हम अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा तथा उनकी विविधता को सीमित अवश्य कर सकते हैं। हम प्रिय कूड़े कचरे से उठने वाली दुर्गंध से परेशानी का अनुभव करते हैं। खुली नालियों का दृश्य घृणित लगता है। वर्षा काल में स्थिति और भी भयावह हो जाती है, जब नालियां उमड़ने लगती है और उनका कचरा सड़कों पर फैल जाता है। हमें कीचड़ से भरी सड़कों से अपना मार्ग ढूंढना पड़ता है। ये परिस्थितियां अत्यंत अस्वास्थ्यकर एवं रोग कारक हो सकती है। सड़कों पर बिखरे कचरे या अपशिष्ट पदार्थों का रोग वाहक मच्छर, मक्खियां तथा अन्य कीट पनपने लगते हैं। एक जागरूक नागरिक के नाते आपका कर्तव्य है कि आप नगर पालिका तथा ग्राम पंचायत को इस विषय में परिस्थितियों के बारे में आगाह करें तथा उनसे यथोचित कदम उठाने के लिए आग्रह करें। यदि किसी घर से निकलने वाला वाहित जल पास पड़ोस में गंदगी फैला रहा हो तो आप उनसे अन्य नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील होने का निवेदन करें। अपशिष्ट जल का उपचार संयंत्र का बोझ मत बढ़ाइए। पहली जानना चाहती है कि क्या यह संभव होगा। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं अच्छी गृह व्यवस्था बनाए रखने की प्रक्रिया। अपशिष्ट पदार्थों और प्रदूषकों को उनके स्रोत पर ही कम करने अथवा हटा देने की एक विधि से इस बात पर प्रति सचेत रहना है आप नालियों में किस प्रकार के पदार्थ बहा रहे हैं। सबसे पहला, खाना पकाने के तेल वसाओं को नाली में नहीं बहाना चाहिए। ये पाइपों में कठोर पदार्थों की परत जमाकर उन्हें अवरुद्ध कर सकते हैं। खुली नाली में वसा मृदा के रंध्रों के बंद कर देती है, जिससे उसकी जल को फिल्टर करने की प्रभाविता कम हो जाती है। तेल और वसाओं को कूड़ेदान में ही फेंकें। पेंट, विलायक, कीटनाशक, मोटर तेल, औषधियाँ और आदि रसायन और सूक्ष्म जीव को मार सकते हैं जो जल के शुद्धिकरण में सहायक होते हैं, इसलिए इन्हें नाली में मत बहाइए। प्रयुक्त चाय की पत्ती, बचे हुए ठोस पदार्थ, मृदु खिलौने, रुई, सैनिटरी टॉवेल आदि को भी कूड़ेदान में ही फेंका जाना चाहिए। ये नालियों को अवरुद्ध कर देते हैं। इससे अपशिष्ट ऑक्सीजन का मुक्त प्रवाह नहीं होने देते हैं, जिससे निम्नीकरण का प्रक्रम बाधित होता है। स्वच्छता और रोग। अब हम देखेंगे स्वच्छता और रोग के बारे में। स्वच्छता की कमी और संदूषित पेयजल अनेक रोगों का कारण बनते हैं। आइए हम अपने देश की स्थिति पर चर्चा करते हैं। हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग आज भी मल वेवन व्यवस्था की सुविधाओं से वंचित है। ऐसे व्यक्ति मल विसर्जन के लिए कहाँ जाते हैं। हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग खुले स्थानों, नदी के किनारों, रेल की पटरियों, खेतों और अनेक बार सीधे जल स्रोतों में ही मल त्याग करते हैं। अनुपचारित मानव मल स्वास्थ्य संकट का एक कारक है। इससे जल और मृदा का प्रदूषण हो सकता है। सतह पर उपलब्ध जल और भौम जल दोनों मानव मल से प्रदूषित हो जाते हैं। भौम जल कुओं, ट्यूबवेल, नलकूपों, झरनों और अनेक नदियों के लिए जल का स्रोत है, जैसा कि आपने अध्याय 16 में पढ़ा था। अतः अनुपचारित मानव मल जल जनित रोगों का सबसे सुगम पथ बन जाता है। इनमें हैजा, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस और पेचिस जैसे रोग सम्मिलित थे। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमको क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये चाय पत्ती बहाते हुए दिखाई दे रही है यहाँ पर। और ये कचरे को काय में सिंक में मत फेंकने के बजाय कहाँ पर डालो, कूड़ेदान में डालना चाहिए हमको। वाहित मल निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था। स्वच्छता की स्थिति सुधारने के लिए कम लागत के यथास्थान वाहित मल निपटान तंत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके कुछ उदाहरण सेप्टिक टैंक, रासायनिक शौचालय, कंपोस्टिंग पिट आदि का उपयोग। सेप्टिक टैंक उन स्थानों के लिए उपयुक्त है जहां मल वाहन की व्यवस्था नहीं है, जैसे अस्पताल, अलग अलग बने भवन अथवा 4 से 5 घरों के समूह। कुछ संगठन मानव अपशिष्ट के स्वच्छता पूर्वक निपटान की तकनीकी सुविधाओं प्रदान करते हैं। इन शौचालयों में अपमार्जन की आवश्यकता नहीं होती। शौचालय से मल बंद नालियों से होता हुआ बायोगैस संयंत्र में चला जाता है। उत्पन्न होने वाली बायोगैस का उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता। अब हम देखेंगे सार्वजनिक जो हमारे स्थल है उन पर स्वच्छता कैसे बनाए रखनी चाहिए। हमारे देश में समय समय पर मेलों का आयोजन होता रहता है। बड़ी संख्या में लोग इनमें भाग लेते हैं। इसी प्रकार रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, अस्पताल
आदि बहुत भीड़ वाले सार्वजनिक स्थल होते हैं। प्रतिदिन हजारों लोग यहाँ आते हैं। यहाँ विशाल मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ जनित होते हैं। इनका उचित निपटान आवश्यक होता है, अन्यथा महामारी फैल सकती है। सरकार ने स्वच्छता के कुछ निश्चित मानक निर्धारित किए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इनको सख्ती से लागू नहीं किया जाता है। तथापि हम सभी सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने में योगदान कर सकते हैं। हमें यहाँ वहाँ कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए। यदि किसी स्थान पर कूड़ेदान न हो तो हमें अपना कचरा घर ले आना चाहिए और कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं कृमि प्रसंस्करण शौचालय। भारत में ऐसे शौचालय की रूपरेखा का परीक्षण किया गया है जिसमें मानव मल को केंचुओं द्वारा उपचारित किया जाता है। यह तकनीक मानव मल के सुरक्षित प्रसंस्करण के लिए आदर्श सिद्ध हो सकती है, क्योंकि इसके उपयोग में जल की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। शौचालय का संचालन बहुत सरल और स्वच्छ है। मानव मल पूर्णतः कृमि केकों से परावर्तित हो जाता है, जो मृदा के लिए अति समृद्ध पोषक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं निष्कर्ष। अपने पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ रखने में हम सभी को भूमिका निभानी है। जल स्रोतों और स्वस्थ अवस्था में बनाए रखने के लिए आपको अपने उत्तरदायित्व को समझना चाहिए। हमें अपने जीने के तौर तरीके में अच्छी स्वच्छता की आदतों को अपनाना चाहिए। परिवर्तन के दूत के रूप में आपकी व्यक्तित्व पहल से ही बहुत अंतर आ जाएगा। दूसरों को अपने दृढ़ संकल्प, विचारों, आशावादिता से प्रभावित करें। यदि सभी व्यक्ति एक साथ मिलकर कार्य करें तो बहुत कुछ हो सकता है। सामूहिक कार्य में अत्यधिक शक्ति होती है। महात्मा गांधी ने कहा था, मानवीय और पथ प्रदर्शक कार्य प्रारंभ करने के लिए किसी को भी किसी दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहिए। तो इसलिए हम सभी का यह कर्तव्य है कि हम अपने घरों में स्वच्छता बनाए रखें, अपने आसपास भी स्वच्छता बनाए रखें। तो जब हमारे आसपास में स्वच्छता होगी तो हमारा देश स्वच्छ बनेगा। तो इसलिए हम सबको यह प्रयास करने चाहिए। अब हम देखते हैं हमने इस चैप्टर में क्या क्या शब्द देखे। इसके प्रमुख शब्द हैं अपशिष्ट जल, अवायवीय जीवाणु, आपंक, शीवर, जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ, वाहित मल, वातन, स्वच्छता, बायोगैस और जल शोधन। इन शब्दों के अर्थ हमने अच्छे से जान लिए हैं। अब हम देखते हैं हमने इस चैप्टर में क्या सीखा। प्रयुक्त जल अपशिष्ट जल कहलाता है, जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। घरों, उद्योगों, कृषि कार्य, खेतों, अन्य मानव क्रियाकलापों में उपयोग किया जाने वाला जल अपशिष्ट जल को जनित करता है। यह वाहित मल कहलाता है। वाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट पदार्थ होता है जो जल और मृदा का प्रदूषण करता है। अपशिष्ट जल को वाहित मल उपचार संयंत्र में उपचारित किया जाता है। उपचार संयंत्र अपशिष्ट जल को किसी निश्चित स्तर तक प्रदूषकों से मुक्त कर देते हैं, ताकि प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा उसमें शेष रह गए प्रदूषकों का निपटान हो सके। जहाँ भूमिगत मल व्यवस्था तंत्र और कचरा निपटान तंत्र उपलब्ध नहीं होते, वहाँ कम लागत के यथास्थान स्वच्छता तंत्र को अपनाया जा सकता है। अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पाद आपंक और बायोगैस है। खुली मुक्त नाली व्यवस्था मक्खी, मच्छर और अन्य ऐसे जीवों के लिए प्रजनन स्थल प्रदान करती है जो रोग उत्पन्न करते हैं। हमें खुले में मल त्याग नहीं करना चाहिए। कम लागत विधियों को अपनाकर मल का सुरक्षित निपटान संभव है। अब देखते हैं यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।